बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक से हम स्टडी कर रहे हैं क्रेडिट मनी के क्रेडिट क्या होता है इसके। तो क्रेडिट के फिर आज हमने बेसिकली जो टॉपिक स्टडी करना है वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी है या एतबारी ज़र के आलात। और ये दो तरह के होते हैं, एक रवायती आलात ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट और फिर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। आज का जो पर्टिकुलरली जिस टॉपिक पे हमने कंसंट्रेट करना है वो है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट पे जाने से पहले थोड़ा सा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्रेडिट मनी का या एतबारी ज़र का, वो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं तो एक दफ़ा हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। तो आपको पता है कि जैसा कि पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, एतबारी ज़र या क्रेडिट मनी वो होता है जो फ्यूचर पेमेंट, यानी हम कर्ज ले रहे होते हैं या कर्ज दिया होता है तो वो इतबार की बिना पे गर्दिश करता है, भरोसे की बिना पे गर्दिश करता है। इसको एतबारी ज़र या क्रेडिट मनी कहा जाता है। इसकी अदायगी फौरी नहीं होती, मुस्तकबिल में होती। ये फ्यूचर पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है और इसके लिए किसी की मजबूत जो है वो साख होनी ज़रूरी है, उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में उसको वापस कर सके। ये तो था क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जो भरोसे की बिना पे गर्दिश करता है और इसकी पेमेंट फ़ौरन नहीं होती, फ्यूचर में होती है। तो अब ये क्रेडिट मनी के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिशनल जो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आज के दौर में कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें शामिल हो गए। आज का लेक्चर हमारा पर्टिकुलरली जो है वो ट्रेडिशनल या रवायती आलात जो हैं एतबारी ज़र के, उसके मतलब ही होगा। तो आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट मनी या आलात एतबारी ज़र। और हमने कहा कि ये दो तरह के होते हैं, रवायती आलात और जदीद आलात। आज हमने ये रवायती आलात या ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट करने हैं। तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत आम है, हर देहात में हर जगह इस्तेमाल होता है, दैट इज़ बुक अकाउंट या किताबी हिसाब। ये किताबी हिसाब हर दुकानदार के पास आपने देखा होगा एक बुक या एक खाता होता है। वो जब ग्राहकों को चीज़ें देता है, जो फौरी पे करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो फ़ौरन पे नहीं करते, ज़रा क्रेडिट का ताल्लुक उस चीज़ से है कि जिसकी पेमेंट फ्यूचर में होनी है। तो जो फौरी पे नहीं करते उसका हिसाब उस खाते में लिख लिया जाता है और अमूमन मोहल्ले के दुकान से लोग लेते हैं और एक महीने बाद जब पहली आती है, उनकी तनख्वाह आती है, तो वो उसको पैसे दे देते हैं और अपना हिसाब क्लियर कर देते हैं। इसी तरह जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वो कैंटीन से पूरा महीना चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो वो हॉस्टल कैंटीन वाला जो है वो रजिस्टर में उनका हिसाब लिखेगा। जब उनके घर से पैसे जाते हैं, पॉकेट मनी जाता है, तो वो उसका हिसाब क्लियर कर देते हैं। तो ये बुक अकाउंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, सबसे सादा तरीका है। जो एक खाता बनाया होता है दुकानदारों ने, उसमें वो एंट्री करते हैं और जब वो ग्राहक जो है वो पैसे देता है, उसका नाम वहाँ से काट दिया जाता है, उस बुक से काट दिया जाता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट कम टू द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिस यानी वादा, आइंदा पेमेंट का वादा। ये प्रॉमिसरी, जब कोई बोरर्स किसी से पैसे लेता है, कोई मकरूज जो है किसी से उधार लेता है, तो वो उसको फ्यूचर में उसने पे करना होता है, तो वो उसको एक तहरीर लिख के दे देता है कि इतने पैसे मैंने आपसे उधार लिए हैं और इतने अरसे बाद मैं वापस कर दूंगा। और उस ये तहरीर जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन कर ली जाती है और इसको जब तहरीर किया जाता है, वो स्पेसिमेन जो है, वो तहरीर जो है वो प्रॉमिसरी नोट कहलाती है, वो इसी किस्म की होती है। तो ये नोट जो है ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसके मुताबिक वो फ्यूचर में पेमेंट का वादा कर रहा होता है। ये आम लोग एक दूसरे से जब उधार लेते हैं, हमने कहा था कि रिश्तेदारों से जब उधार लिया जाता है उसमें रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन जब लोग दूसरे लोगों से लेते हैं, पैसे उधार लिए, रिटर्न स्टेटमेंट एक दे दी, एक तहरीर लिख के दे दी कि इतनी मालियत की चीज़ें मैंने ली हैं और इतने अरसे बाद पैसे वापस कर दूंगा। तो ये इस पे जो प्रो नोट बनता है या प्रोमिसरी नोट बनता है, उस पे टिकट लग जाता है, रसीदी टिकट लगाया जाता है। तो इस तरह ये एक डॉक्यूमेंट जो बनता है उसको प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट कहा जाता है। तो अगर वो वक्त पे पैसे ना दे,
जो जिसने माल लिया हुआ है या कर्ज लिया हुआ है वो वक्त पर पैसे अदा ना करे तो उसके खिलाफ जो है अदालत में चाराजोई की जा सकती है, सू कर सकता है जिसने उसको माल दिया हुआ है। तो सबसे पहली फॉर्म जो हमने पढ़ी दैट वाज बुक अकाउंट, फिर दूसरी फॉर्म हमने पढ़ी प्रोमिसरी नोट। अब अगली फॉर्म की तरफ आते हैं, क्रेडिट मनी का नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको हुंडी भी कहते हैं। जब बिजनेसमैन एक दूसरे से चीजें खरीदते हैं, किसी ने किसी को चीज बेची है तो जिसको बेची है वो फौरी तौर पे अगर अदायगी नहीं करता बल्कि फ्यूचर में पे करने का वादा करता है तो वो एक उसको हुंडी लिखकर या बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर दे देता है कि मैं आपसे ये माल खरीदा है और इसका मैं अदायगी इतने अरसे बाद कर दूंगा, वो उस पर सिग्नेचर कर देता है और इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी कहा जाता है। तो अब ये अमूमन कुछ अरसे बाद पेमेंट होनी होती है, अगर कुछ अरसे बाद कुछ बिल्स हैं फौरी तौर पे भी अदायगी होती है। तो अगर ये फौरी तौर पे जिसने पैसे लेने हैं उसको फौरी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा, वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को या हुंडी को कमर्शियल बैंक तिजारती बैंक के पास ले जाएगा और कहेगा मुझे पैसों की जरूरत है, ये हुंडी आप रख लें और मुझे कैश दे दें। तो बैंक को रख के उसको पैसे देगा, इसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना या हुंडी को बट्टा लगाना। तो इस तरह वो शख्स जिसने पैसे फ्यूचर में वसूल करने थे वो कुछ अर्सा पहले वसूल कर लेता है कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक उसमें से अपनी कमीशन वसूल करता है। इसी तरह थोड़ा सा अगर फर्दर इसमें देखें कि कमर्शियल बैंक जो है अगर उसको पैसों की पहले जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा, वो उस हुंडी को या उस बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टेट बैंक के पास सेंट्रल बैंक के पास ले जाएगा और वहां से उसको रीडिस्काउंट करेगा। कमर्शियल बैंक ने डिस्काउंट की, उसको बट्टा लगाया, तो वो उसको जब स्टेट बैंक के पास लेके जाएगा तो उसे कहेंगे दोबारा बट्टा लगवाया या रीडिस्काउंट की। तो इस तरह कमर्शियल बैंक भी उससे दोबारा पैसे वक्त से पहले हासिल, उस हुंडी के मेच्योर होने से पहले पैसे हासिल कर सकता है। अब इस हुंडी की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले फॉर्म जो है दैट इज फेस बिल और साइड बिल। फेस बिल और साइड बिल दर्शनी हुंडी, यानी जो ही देखा जाए उसको अदा कर दिया जाए। जब एक शहर से कोई माल दूसरे शहर भेजता है, मसलन लाहौर से मुल्तान भेजी या मुल्तान से कराची भेजी, लाहौर से कराची भेजी, तो माल भेजा है उसके साथ बिल भेज दिया जाता है। तो वो जो माल रिसीव करने वाला है वो जो ही उस बिल को देखेगा उसकी पेमेंट कर देगा। तो यानी जो ही उसने उसका दर्शन किया, उसको साइट किया, उसको देखा, फौरी तौर पे बिल की पेमेंट कर दी। ये हम जो ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं जो COD होता है, कैश ऑन डिलीवरी, तो वो जो ही हमें बिल वसूल होता है साथ ही हम पेमेंट कर देते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हुंडी जिसको दर्शनी हुंडी, फेस बिल या साइड बिल कहा जाता है। जो ही जिस शख्स को बिल वसूल हुआ उसने देखा और उसकी पेमेंट कर दी। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज टाइम बिल या मुद्दती हुंडी। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है इसमें इस बिल की पेमेंट में कुछ टाइम होता है। अब ये टाइम 3, 6 या 9 मंथ्स तक का होता है, 3 से 9 माह तक इसकी पेमेंट होती है। तो उस पीरियड को यही बिल है जिसकी पेमेंट जो है वो फौरी तौर पे नहीं होती, इसमें टाइम होता है। तो उस स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है उसका होल्डर जो है वो उसको पैसे हासिल करता है। लेकिन अगर उसको उस पैसों की पहले ज़रूरत पड़ जाए वो कमर्शियल बैंक से इसको डिस्काउंट करवा सकता है या बट्टा लगवा सकता है। इसी तरह कमर्शियल बैंक को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो रीडिस्काउंट, जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक से रीडिस्काउंट कर सकता है। इसे कहते हैं हुंडी को बट्टा लगवाना या बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाना या रीडिस्काउंट कराना। कमर्शियल बैंक डिस्काउंट करेगा और फिर कमर्शियल बैंक जब नेक्स्ट सेंट्रल बैंक के पास जाएगा तो रीडिस्काउंट करेगा। तो हुंडी की पहली फॉर्म साइड बिल, दूसरी टाइम बिल। अब आ जाते हैं फॉरेन बिल। ये अगर ट्रेड जो है वो एक लोकल जो हमारा ताजिर है वो किसी बाहर के मुल्क ट्रेड कर रहा है तो वहाँ उसे फौरी पेमेंट नहीं मिलती, तो वो वहाँ जो बिल बनता है दैट इज फॉरेन बिल या विदेशी या गैर मुल्की हुंडी कहा जाता है। अगर हमारा सेलर जो है
वो किसी फॉरेनर को माल बेचता है तो वो पेमेंट फौरन नहीं दे रहा, कुछ अरसे बाद देनी है, दैट में बी 3 to 9 months, तो उतने अरसे बाद जो है उसे पेमेंट मिलनी है। तो वो जो बिल लिखा जाता है, चूंकि ये एक फॉरेन ट्रेडर्स के साथ होता है तो उसको फॉरेन बिल कहा जाता है। तो जो हुंडी लिखने वाला है उसको ड्रॉअर, और जिसके नाम हुंडी लिखी गई होती है उसको ड्रॉई कहा जाता है। द पर्सन हु गिव्स द बिल इज कॉल्ड ड्रॉअर एंड हु रिसीव्स द बिल कॉल्ड ड्रॉई। जिसने पैसे देने हैं वो ड्रॉई और जिसको मिलने हैं वो ड्रॉअर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है। ये उसका सैंपल एक आपके लिए ढूंढा है। फिर आ जाता है डोमेस्टिक बिल। जिस तरह फॉरेन बिल में आपका गैर मुल्की ताजर इन्वॉल्व होते हैं, किसी गैर मुल्की को माल बेचा होता है, अगर एक कंट्री के अंदर ही कैश की रिसीट्स इन्वॉल्व हो, एक मुल्क के अंदर ही किसी को माल बेचा है, और तो उसे देशी हुंडी या मुल्क, वहाँ जो पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट बनता है उसे देशी हुंडी या जो है डोमेस्टिक बिल कहा जाता है। मुल्की हुंडी या डोमेस्टिक बिल। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की लाइन में आता है वो है चेक। चेक क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। जो बंदा चेक इशू कर रहा है वो अपने बैंक के नाम एक ऑर्डर लिख रहा होता है, जिस बंदे को उसने चेक इशू किया है उसको इतने पैसों की पेमेंट हो जाए। चेक जो है इज ऑर्डर बाय द इश्यूअर ऑफ द चेक टू हिज बैंक टू पे द प्रेजेंटर ऑफ द चेक द रिटर्न अमाउंट ऑफ फ्रॉम हिज अकाउंट। यानी चेक की पेमेंट जो है उसके अकाउंट में से होनी होती है। वो अपने बैंक को हुक्म देता है, ऑर्डर करता है कि इतनी अमाउंट जो चेक के ऊपर लिखी हुई है ये चेक के होल्डर को दे दी जाए। ठीक है। अब चेक जब देता है उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले जितनी अमाउंट का उसने चेक दिया है उतनी अमाउंट उसके अकाउंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर उतनी अकाउंट में रकम मौजूद नहीं होगी तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। फिर दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो कि चेक के ऊपर जो एंट्रीज हैं वो सही हुई हो। अगर कोई कटिंग हो जाए तो वो भी अटेस्ट करनी पड़ती है। कोई चेक पे कटिंग होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो उसको उस पर दस्तखत करना या उसको अटेस्ट करना जरूरी है। चेक पे एंट्री सही हो और ख़ास तौर पे जो पेमेंट कर रहा है उसके सिग्नेचर वही सिग्नेचर होने चाहिए जो उसने बैंक में दिए हो, वरना फिर चेक पे नहीं होगा। चेक का हमने कहा कि एक चेक लिखने वाले का हुक्मनामा या ऑर्डर होता है अपने बैंक के नाम कि जिस शख्स को उसने चेक जारी किया है उसको उतनी पेमेंट कर दी जाए। चेक के लिए दो बातों का होना जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो जो चेक इशू करने वाला है उसके अकाउंट में उतनी रकम मौजूद हो, और फिर चेक की एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी दुरुस्त होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और चेक पर दस्तखत खास तौर पे मैच करने चाहिए जो उसने बैंक में सिग्नेचर दिए हुए हैं। हमने कहा चेक की डेफिनेशन की, फिर चेक के लिए क्या जरूरी है, दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं कि चेक कितनी किस्म के होते हैं। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ द चेक जो है, सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज बेरर चेक या हामिल चेक। ये चेक की सबसे सिंपल और अनसेफ फॉर्म है। ये जो शख्स होल्ड कर रहा होता है, जो बैंक को प्रेजेंट करेगा वो कैश ड्रॉ कर सकता है। ये सबसे सादा शक्ल है, और जितनी चेक के ऊपर अमाउंट लिखी होती है उसको प्रेजेंट करने वाला हासिल कर सकता है। इसमें इधर जिसके नाम चेक इशू किया उसका नाम भी लिखा जा सकता है, इसमें सेल्फ भी लिखा जा सकता है, कैश भी लिखा जा सकता है। तो जो भी ये कायनात मिर्जा के नाम जैसे चेक लिखा हुआ है ये कोई भी जाके प्रेजेंट करे बैंक में, क्योंकि ये ओपन चेक है, ये उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ऐसा चेक गुम हो जाए तो फौरी तौर पे उसको ब्लॉक कराना होता है, वरना जिसके हाथ लगे वो बैंक से पैसे ड्रॉ करवा सकता है। तो इसको हम बेरर चेक, या ये इधर ये देखिए ये बेरर लिखा हुआ है, ये बेरर चेक है या ओपन चेक होता है, हामिल चेक इसको कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें किसी किस्म की शनाख्त नहीं की जाती, जो भी बैंक में लेके जाता है उसको पेमेंट हो जाती है। ये बैंक की डिटेल्स हैं, फिर पे नाम है जिस शख्स के नाम इशू किया है। अगर यहाँ सेल्फ लिख दिया जाए या कैश लिख दिया जाए तब भी ये पेमेंट हो जाती है। ठीक है, ये सबसे सादा फॉर्म है।
फिर आ जाता है ऑर्डर चेक, ये थोड़ा सा सेफ हो जाता है। इसमें जो है ये बेरर लफ्ज को काट कर ऑर्डर लिख दिया जाता है। इसमें थोड़ी सी सेफ्टी ये आ जाती। अब इस पे कायनात मिर्जा का अगर नाम है तो बैंक के पास जो चेक लेके जाएगा, बैंक वेरीफाई करेगा कि ये कायनात मिर्जा ही हैं जो आई हैं लेके। उसका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, बैंक का कोई एम्प्लॉय उसको चेक करेगा या कोई अकाउंट होल्डर वहां से वेरीफाई करेगा कि शीज कायनात मिर्जा ये वही है जो चेक लेकर आई है। तो ऑर्डर चेक जो है वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है। जिस शख्स के नाम लिखा जाता है उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर उसको पैसे दिए जाते हैं। तो इस चेक को ये बेरर का लफ्ज काट कर ऑर्डर लिख दिया जाता है। तो ये जब कायनात मिर्जा बैंक से ड्रॉ कराने जाएंगी, अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगी, वो वेरीफाई करवाएंगी कि शी इज कायनात मिर्जा, तो फिर उसको पेमेंट की जाएगी। तो उसके लिए बैंक का कोई भी मुलाजिम या वहां पे जिस किसी का अकाउंट हो वो उसकी तस्दीक करेगा, फिर उसको पैसे इशू। तो ये दोनों टाइप के चेक अभी जो हमने किए हैं, इसमें भी कैश, इसमें तो जो भी लेके जाए कैश रिसीव कर सकता है, जबकि ऑर्डर चेक में सिर्फ जिसका नाम लिखा हुआ है उसकी शनाख्त होगी और फिर उसको पेमेंट होगी। अब ये तीसरी टाइप का चेक आ जाता है, दैट इज क्रॉस चेक और निशान सतह चेक। इसमें जो चेक जिसके नाम इशू हुआ है उसके नाम जो है वो कैश नहीं इशू किया जाता। इसकी थोड़ी सी चेक की पहले शक्ल देख लेते कैसी होती है। जिसके नाम इशू किया गया ये बेरर काट दिया और इसके लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइंस लगाई जाती हैं, उनके अंदर लिख दिया जाता है पेज अकाउंट ओनली या एंड को लिख देते हैं, या एंड को लिख देते हैं या पेज अकाउंट ओनली लिख दिया जाता है। तो इस तरह ये क्रॉस चेक बन जाता है। दिस इज नॉट नाउ ओपन चेक। अब ये उस शख्स को कैश पेमेंट नहीं होगी बल्कि उसके अकाउंट में जितनी अमाउंट इस पे लिखी हुई है 10,000 लिखी हुई है ये कायनात मिर्जा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसको पेमेंट कैश की फॉर्म में नहीं होगी। बाद में वो अपने अकाउंट से चेक लिखकर पैसे ड्रॉ करवा सकते हैं। तो निशान ज़दा या क्रॉस चेक क्या होता है? ये जो है ये चेक लिखते हुए बेरर का वर्ड काट दिया जाता है, जो इधर राइट साइड पे बेरर का वर्ड काट दिया जाता है और लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइन लगाकर, दो मुतवाजी लाइनें लगा के इसके अंदर पेज अकाउंट ओनली या एंड को लिख दिया जाता है। तो जब ये तहरीर पेज अकाउंट ओनली या एंड को लिख दिया जाता है, इवन दो पैरेलल लाइंस भी लगा दी जाए तो वो अंडरस्टूड है, ये क्रॉस चेक बन गया। उस शख्स को जो इसके नाम ये चेक लिखा गया है उसको कैश पेमेंट नहीं होगी बल्कि ये पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वहां से वो फिर चेक के जरिए जो है वो पैसे निकलवा सकता है। तो ये हमारा हो जाता है क्रॉस चेक। ये काफी सेफ है। ये जिस शख्स के नाम इशू होता है सिर्फ उसके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, वो कैश ड्रॉ नहीं कर सकता। फिर आ जाता है ट्रैवलर्स चेक। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो कैश उठाना जो है उनको मुश्किल लग रहा होता है, तो वो बैंक के में पैसे जमा करवा के अपने नाम ट्रैवलर चेक इशू करवा लेते हैं, जो कि किसी भी जगह फिर एक्सेप्टेबल होता है, वो वहां से जाके पैसे ड्रॉ करा सकते हैं। तो पाकिस्तान में हबीब बैंक जो है वो मुहाफिज के नाम से करता है और यूपीएल जो है हमरा के नाम से करता है। ये स्पेसिमेन है यूपीएल का जो ट्रैवलर चेक का। तो ट्रैवलर चेक को जो सफ़र करने वाले हैं वो अपने साथ ये चेक ले जाते हैं, फिर जिस शहर में जाएंगे वहां से जाके पैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक जगह अगर वो पिंडी से लाहौर जा रहा है तो यहाँ पैसे जमा करवाए, लाहौर जाके वो वहां से विड्रॉ करवा सकता है। तो ये आ गई चौथी फॉर्म चेक की। चेक हमने पढ़ा 4 किस्म के हैं। कौन कौन से? पहला जो है वो हामिल चेक, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, या बेरर चेक। जिस शख्स के नाम इशू होता है वो किसी को भी दे, वो जाके बैंक से ड्रॉ करा सकता है। दूसरा हमने कहा ऑर्डर चेक, इसमें बेरर का लफ्ज काट के ऑर्डर लिखा जाता है, शनाख्त करके उसको चेक की रकम दी जाएगी। तीसरा जो है निशान ज़दा या क्रॉस चेक, इसमें पैरेलल लाइंस लगाकर पेज अकाउंट ओनली लिख दिया जाता है और ये उसके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। जबकि चौथी किस्म का ट्रैवलर चेक, जो लोग पैसे इधर जमा करवा के किसी और जगह जाके ड्रॉ करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी ने यहाँ से पैसे किसी और शहर भेजने हैं, वो पैसे जमा कराएगा, ड्राफ्ट भेजेगा और
इसके बदले में वो जिस शख्स को ड्राफ्ट दिया है वहां जाके बैंक की किसी शाख में पैसे जो है वो ड्राफ्ट जमा कराएगा और पैसे वहां से हासिल कर लेगा। अब इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। पहले जो था, अगर लोकल पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो उसके लिए जो है पे ऑर्डर बनता था। दिस इज फॉर्मेट ऑफ पे ऑर्डर। और किसी दूसरे शहर भेजने हैं तो ड्राफ्ट बनता था। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें ख़त्म करके अब बैंकर्स चेक बनता है। दोनों, चाहे आपने विदिन सिटी करना है या इंटरसिटी, इंट्रासिटी या इंटरसिटी, दोनों में ही ये बैंकर्स चेक यूज होता है। तो ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने के लिए पैसे यहाँ जमा करवाएं और उसको बैंकर्स चेक बनवा के दूसरे शख्स को भेज दें, वो वहां से ड्रॉ करवा देगा। फिर नेक्स्ट फॉर्म जो है सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, दिस इज फॉर्म ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी की अब तक हमने फॉर्म्स कौन कौन सी पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमने पढ़ी, बुक अकाउंट या किताबी हिसाब, फिर प्रोमिसरी नोट, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी जो कि 4 किस्म की होती है, फिर हमने चेक, वो भी 4 किस्म के पढ़े। अब उसके बाद हमने देखा ड्राफ्ट का पढ़ा, जो कि अब मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट की बजाय बैंकर्स चेक यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, कफालतें और बॉन्ड। जब गवर्नमेंट लोन लेती है लोगों से या बैंकों से लोन लेती है तो वो उसके बदले में बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज या कफालतें इशू करती है। उन पे वादा होता है कि कितनी शरह सूद दी जाएगी और ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदी और बेची जा सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट का लोन लेने का, लोगों से पैसा लेने का एक तरीकाकार होता है उनसे, कि लोग जो बैंकों में पैसा जमा कराते हैं और फिर बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं, वो बॉन्ड्स जो हैं लोगों के पास चले जाते हैं और पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये गवर्नमेंट ये लोन्स जो हैं ये डॉक्यूमेंट बन जाता है क्रेडिट मनी का। तो अभी हमने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं क्रेडिट मनी के, यानी लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जो यूज होते हैं वो पढ़े हैं। सबसे सिंपलेस्ट हमने जो पढ़ा दैट वाज प्रॉमिसरी नोट। फिर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमारा फेस बिल, टाइम बिल, फॉरेन बिल, डोमेस्टिक बिल, यानी दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, बैरूनी हुंडी और या गैर मुल्की हुंडी, और फिर हमारी देशी हुंडी। फिर हमने चेक पढ़ा। चेक में हमने जो सिंपलेस्ट फॉर्म दैट वाज हामिल चेक या बेरर चेक। फिर हमने ऑर्डर चेक या हुक्मी चेक पढ़ा। फिर हमने क्रॉस चेक पढ़ा और उसके बाद ट्रैवलर्स चेक। फिर नेक्स्ट फॉर्म जो क्रेडिट मनी की हमने पढ़ी बैंक ड्राफ्ट, फिर सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। तो ये थे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट या रवायती तरीके जो कि क्रेडिट मनी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और क्रेडिट मनी जिसकी पेमेंट मुस्तकबिल में होती है, बेसिकली कर्जे के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपकी हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।